हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो आज हम लोग बिहार स्टेट लेवल 2 पीजीटी मैथ्स के पीवाईक्यू सीरीज चालू कर रहे हैं। आज हम लोग 2025 के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 2025 का ये है 2/11/2025 जो स्टेट पीजीटी 2 लेवल हुआ था। टाइम भी बता देता हूँ, ऑफिशियल पेपर है, उसी से मैं करा देता हूँ। ठीक है, 9 से 11:30। अब चलिए सीधे कि किसी कैंडिडेट का ये कॉपी है, उसी से मैं पढ़ा दे रहा हूँ आपको। देखिए, एक क्वेश्चन दिया है, आप देख रहे हैं लिमिट जो है 0 से इनफाइनाइट है और x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 की पावर 1/3 है और dx है। बोला है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है कि बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, सारा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। लास्ट तक से वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहले इसके लिए करते क्या है, निकालने के लिए करते क्या है कि हम लोग एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि न्यूमरेटर की डिग्री फाइंड करेंगे और उसके बाद डिनोमिनेटर की डिग्री फाइंड करेंगे। ठीक है, और दोनों की डिग्री एक दूसरे से माइनस कर देंगे और उसके बाद हम लोग पी टेस्ट लगा देंगे। तो कैसे लगाएंगे मैं बताते चलता हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे स्पेस रहेगा। ठीक है, अब देखिए पूरा आपको समझ में आने वाला है। देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, हम लोग न्यूमरेटर की डिग्री फाइंड करते हैं। तो न्यूमरेटर है यहाँ पे, देखिए x tan इनवर्स x है, अप्लाई कर दीजिए आप लिमिट जो है x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका टर्म क्या बचेगा, tan इनवर्स x जो है ये π/2 के टर्म में आएगा। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। अब बचा क्या हम लोगों का x, तो x की डिग्री आप ऊपर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। x कुछ भी नहीं है तो ऊपर 1 रहेगा। अब ऐसे ही डिनोमिनेटर देख लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस डिनोमिनेटर नीचे वाला x की पावर 1/3 है। ये तो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लेके चलते हैं। तो ये जो हो जाएगा x की पावर 4 और इसके पावर 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 4/3। मतलब इसकी जो डिग्री आ जाएगी क्या आ जाएगी, 4/3, मतलब 4/3। अब मैंने क्या बोला है, अब आपको कैलकुलेट करना है नेट पावर, जिसको बोलते हैं डिग्री को एलिमिनेट करना। अब देखिए करना क्या है, अब हम कैलकुलेट करते हैं नेट पावर पी को। पी का मतलब है कि बड़ी वाली डिग्री में से छोटी वाली डिग्री को माइनस करिए, तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक हो गया स्टेप 3 तक। अब इसमें हम लोग पी टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब सीधे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी आई तो कन्वर्जेंट, और जो p की वैल्यू है लेस और इक्वल टू 1 आई तो डाइवर्जेंट। 1/3 और एक क्या है, लेस है 1 से। ठीक है, और 1 से अगर छोटी है, 1 से बड़ी तो कन्वर्जेंट और 1 से छोटी तो डाइवर्जेंट। देखिए यहाँ पे आंसर जो है वो गलत है, इसको कर लीजिएगा डाइवर्जेंट। मैंने बिहार स्टेट के ऑफिशियल जो फाइनल आंसर किया है उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे आंसर की गलत दिए हैं। अब सोचिए कि कैंडिडेट का क्या होगा, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा देखा इसमें गलत दिया था, तो उसको निगलेक्ट करना है। अपना आंसर देखिएगा, गूगल से सर्च करिएगा, एआई की ज़माना है, आप खुद ही चेक कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ऐसे ही बारीकी से मैं एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। अब मैं आपको ले चलता हूँ सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे इन्होंने शायद हिंदी सेलेक्ट कर लिया है इसलिए इसका हिंदी आ गया है। मैं इसको समझा देता हूँ, पहले हिंदी पढ़ लेते हैं। केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिमान कण की गति क्या होगी। ठीक है, तो केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिमान कण की गति मतलब ये हो गया कि मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स। ये मैं आपको ट्रिक से एकदम इजीली इतना बता दूंगा कि सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व होने लगेगा। देखिए होता क्या है, एक जीरो टार्क की ट्रिक जान लीजिए। ठीक है, मैं बताता हूँ, ध्यान से समझते जाइएगा, आपको पूरा समझ में आने वाला है। थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि और बेहतर आपको दिखने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए होता क्या है, पूरा समझना है आपको। मैं लिख भी देता हूँ, चाहे तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। कोई सेंट्रल फोर्स है, ठीक है, सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्ट करता है डायरेक्टेड अलोंग पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर यहाँ पे लिख लीजिए। अब जैसे टॉर्क हो गया, ये पोजीशन वेक्टर आर के अलोंग डायरेक्ट करता है, टॉर्क क्या हो जाएगा आर इंटू फोर्स एफ, और ये स्ट्रिक्टली जीरो होगा। अब ये कैसे होगा, देखिए होता क्या है, कोई जो पार्टिकल है अगर फिजिकली ट्रैप्ड है तो वो सिंगल प्लेन होता है। अगर आप फिजिकली, फिजिक्स का क्वेश्चन है,
कुछ ऐसे भी तो क्वेश्चन है जो आपको स्टैटिक्स और डायनामिक्स पढ़ने हैं, तो फिजिक्स ही है। इसका क्या मतलब है, जैसे देखिए कोई पोजीशन वेक्टर है, जैसे मैं अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो भी समझ जाएंगे, हिंदी में समझ जाएंगे, मैं हिंदी में समझा देता हूँ। देखिए पोजीशन वेक्टर मोमेंटम मस्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर द कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। अब मैं इसके बारे में और थोड़ा बता देता हूँ। देखिए करना क्या है, अगर टाउ जो है आर के लॉन्ग है पोजीशन वेक्टर एफ के, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो है सिंगल प्लेन के टुवर्ड्स लाई करेगा। ठीक है, ध्यान से समझ रहिएगा, पूरा समझ में आएगा। सिंगल प्लेन के टुवर्ड लाइट्स करेगा, ये मतलब एक तरह से एक डेफिनेशन ही है। तो अब हम पहले ऑप्शन देखते हैं, अब हिंदी वाले भी समझेंगे। देखिए केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिमान कण की गति, तो टाउ हम क्या बोले थे, आर इंटू एफ, और स्ट्रिक्टली जीरो होता है टुवर्ड्स प्लेन के, तो ये समतल में, समतल को प्लेन बोलते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हिंदी को इंग्लिश में कोशिश करूंगा कि पूरा समझा दूं। ये मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है तो दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, पूरा मैं समझाऊंगा। और ऐसे ही बीएससी एमएससी आपको इंग्लिश में ही पढ़नी है। जो लोग कमेंट करते हैं कि सर हिंदी में, प्योर हिंदी में पढ़ाइए, तो प्योर हिंदी बीएससी और एमएससी में नहीं होती। मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको हिंदी में बता दूँ और समझ में भी आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको मैं इतना एक्सप्लेन करूँगा कि आप समझ जाएंगे कि एक एक चीज़ में बारीकी से समझाने वाला हूँ। सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि एक कॉपी ले लीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, इसको लिख जाइए और प्रैक्टिस करिए, इससे बेहतर कुछ नहीं होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कोई क्वेश्चन हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन हो, मैं पूरा आपको डिटेल बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन है, एक ऑर्थोगोनल अवयव के आइगन मानों का मापांक। ऑर्थोगोनल अवयव को बोलते हैं मैट्रिक्स, आइगन मानों का मापांक, मापांक मतलब मॉडुलस। इसको मैं इंग्लिश में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए बोला है कि मॉडुलस ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है, देखिए डेफिनेशन पहले बता देता हूं ताकि और समझ कर। देखिए बाय डेफिनेशन जो होता है क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है जियोमेट्रिक जो होता है रोटेशन, या फिर उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन को। इसको लिख लीजिए यहाँ पे, एन ऑर्थोगोनल, मैं शॉर्ट्स में लिख देता हूँ, बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा। एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स अ प्योर जियोमेट्रिक रोटेशन और रिफ्लेक्शन। अगर स्टेटमेंट समझ में नहीं आया तो सीधे आपको मैं बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक। जो मैग्नीट्यूड होता है मॉडुलस ऑफ आइगन वैल्यू का, स्ट्रिक्टली आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिख रहा है, सी, ऑप्शन में सी है। यहाँ पे तो कम से कम आयोगों ने आंसर सही दिया है, तो आप क्या करेंगे, सी पर टिक करेंगे। जितना भी टफ क्वेश्चन आएगा टोटल करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन अगर ऐसा लगेगा कि आपको छोड़ना चाहिए, मैं बता दूंगा, उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो एमएससी के ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत 3-3 पन्ने के सॉल्व करने हैं, पता नहीं क्या समझ के वो सब क्वेश्चन लोग दिए हैं। अब ये लोग करते क्या है, सीधे कॉपी कर लेते हैं, कोई आयोग का दे देते हैं, बाकी कैंडिडेट समझें, आंसर भी उसी का कॉपी कर लेंगे, उल्टा सीधा दे देते हैं। बहुत सारे आंसर भी गलत है, मैंने देखा। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ए मैट्रिक स्पेस ई, अगर बोला है इफ ए, आप देख रहे होंगे सबसेट ई का है, देन इंटीरियर ऑफ ए क्या होगा। ये तो सीधा स्टेटमेंट है, द इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज ओपन सेट, याद रखिएगा। द इंटीरियर, लिखते जाइएगा, इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज ओपन सेट। ये तो स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, ओपन सेट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा, एक और डेफिनेशन है, मैं पढ़ा चुका हूँ बीएससी 3rd ईयर में। द इंटीरियर ऑफ ए सेट होता क्या है कि जब मोनेटिकली हम इसको डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, तो होता क्या है, यूनियन ऑफ ऑल सेट कंटेन स्ट्रिक्टली विद इन इट होता है। मतलब क्या होता है कि यूनियन जो सेट रहेगा, यूनियन ऑफ ओपन सेट, आप ध्यान रखिएगा, ये ओपन होता है। अब ऑप्शन जब देख रहे हैं ओपन सेट, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, द इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज ओपन सेट। मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है, द इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज ओपन सेट। इंटीरियर ऑफ कोई भी सेट रहेगा वो ओपन सेट रहेगा, सीधे याद रखिए, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैट्रिक स्पेस ऐसे भी अधिकतर आपको याद ही करना पड़ेगा, अगर आप नहीं पढ़े होंगे बीएससी में तो कंसेप्ट समझ में ज़्यादा दिक्कत होती है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आपको एकदम बच्चों की तरह समझाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा सिंबल से लेकर। अगर सिंबल भी नहीं पढ़े होंगे ना, अब देखिए विश्वास नहीं करेंगे आप, बहुत जगह देखिए क्लास चल रही होगी, इसको बता ही नहीं पाएंगे है क्या। आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर m की पावर अगर यहाँ पे n है तो इसका मतलब होता है मैट्रिक्स ऑफ n इंटू n ऑर्डर वाले स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है n इंटू n ऑर्डर का। ठीक है, m की पावर n का। अब देखिए ये जो होता है वो बिलोंग्स का साइन है। मैं पूरा बता भी देता हूँ पढ़ना कैसे है, तो इसको देखिए ऐसे पढ़ेंगे, a बिलोंग्स टू सेट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर c। ठीक है, ये पढ़ना भी बता देता हूँ। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, एकदम झटके में कर लेंगे। कुछ जो ऐसे ऐसे चीज़ें हैं ना, याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बोला है एक होता है, अगर जहाँ भी आपको नॉर्मल मैट्रिक्स सपोर्ट कर रहे हैं, इमिडिएटली लिंक करिए किससे, यूनिटरी मैट्रिक्स से। यहाँ पे अगर आपका आया नॉर्मल मैट्रिक्स, जहाँ आप नॉर्मल मैट्रिक्स सपोर्ट किए, सीधे लिंक करिए यूनिटरी मैट्रिक्स से, सीधे आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहिए तो इसको कॉपी में लिख दिए, ऐसे मैं उसको बोल देता हूँ, सपोर्ट द वर्ड नॉर्मल मैट्रिक्स, इमीडिएटली लिंक इट टू यूनिटरी मैट्रिक्स। मैं जो बोल रहा हूँ क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूरा क्वेश्चन आपको कराऊंगा, अभी या जितना हो पाता है मैं करा देता हूँ, इसको 2 से 3 पार्ट में करा देंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है, समझाना भी है, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता है। आज संडे है, हमारी छुट्टी भी है, तो बढ़िया से बताएंगे आपको A to Z। बोला है कंसीडर द सीरीज, अब देख रहे हैं, इसको मैं लॉक कर लेता हूँ और थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि समझ में आएगा। आपको n की वैल्यू दिया है -1 के पावर n प्लस 1 और रूट में n प्लस 1 माइनस रूट में n। तो बोला है कि स्टेटमेंट अब देख रहे हैं कौन सा ट्रू है। अब मैं आपको बता देता हूँ, आंसर पे मत जाइएगा, मैं अपना बता देता हूँ। इसको पहले रेशनलाइज करिए, जब रेशनलाइज करेंगे तो देखिए n प्लस 1 माइनस रूट में n है, इसको नीचे प्लस वाले से रेशनलाइज कर दीजिए, n प्लस 1 प्लस n, और ऊपर भी n प्लस 1 प्लस n। तो ये तो कट के 1 आ जाएगा, नीचे जो आ जाएगा स्टेटमेंट में लिख दे रहा हूँ। बस स्पेस कम है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, क्योंकि मैं पीपीटी पे पढ़ाता हूँ, रूल और रेगुलेशन जब से गवर्नमेंट वालों को ये लगा दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ए एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 अपॉन रूट में n प्लस 1 और प्लस रूट में n। ठीक है, अब जो है -1, एक बात ध्यान रखिएगा, और -1 के पावर n प्लस 1 भी तो लिखना है ना। तो n प्लस 1 क्या करेगा, अल्टरनेटिंग साइन होता है, जैसे कि ए देखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टू 0 की ओर जाएगा। तो अगर हम पी टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग पी टेस्ट अप्लाई करते हैं तो देखिए होता क्या है। अगर पी, ध्यान से समझते रहिएगा, पूरा आपको समझ में आने वाला है। अगर सबसे पहले ये देखिए स्टेटमेंट, अगर हम रिमूव करते हैं अल्टरनेटिव साइन को, ठीक है, तो ये आपका जो नीचे वाला टर्म मिल जाएगा जो मैंने बताया था। अगर यहाँ पे n कॉमन लेंगे तो ये आपका मिल जाएगा 1/2 और रूट में n तो रह ही जाएगा। तो अगर जब p की वैल्यू 1/2 है और ये लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, और ग्रेटर देन 1 पे क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो हमें मिल क्या रहा है 1/2, और ये क्या है, लेस देन 1 है, और लेस देन 1 पे क्या करेंगे, सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब कैसे, हमने अगर रिमूव किया तो हमको ये मिला 2√n, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, डाइवर्जेंट। बट अगर हम इसको -1 की पावर n प्लस 1 लेके चल रहे हैं साथ में, तो हमको क्या मिल रहा है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है 0 पे। ठीक है, तो लेबनीज टेस्ट जब अप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कन्वर्जेंट, मतलब कन्वर्ज करेगा 0 पे। तो यहाँ पे तो कन्वर्ज कर रहा है और यहाँ पे डाइवर्ज कर रहा है, और जब दोनों को लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, कंडीशनली कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आप देखेंगे सी हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी घबराना नहीं है, क्योंकि जो बीएससी नहीं पढ़े होंगे उनको दिक्कत होगी, तो उसको करना क्या है, स्टेटमेंट याद कर जाइए, क्योंकि हूबहू ऐसे ही पूछता है। और मैंने इसका क्लास लिया है शॉर्ट ट्रिक में, 2 सेकंड में हल करने का, वो भी आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में पढ़ा होगा, टेस्टेड का प्ले लिस्ट बना है उसमें पूरा पढ़ा होगा। मैं पूरा आपको बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 बोला है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैट्रिक स्पेस। अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करिए मैट्रिक स्पेस के लिए। मैं मैट्रिक स्पेस के बारे में बता देता हूँ, आप इसको चाहें तो याद भी कर सकते हैं। कोई जनरल मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कॉम्पैक्टनेस एक होता है, मैंने पढ़ाया इसका क्लास देख लीजिएगा। कॉम्पैक्टनेस इज स्ट्रिक्टली इक्विवेलेंट टू बीइंग बोथ कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड। इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड। जो आप जनरल मैट्रिक में होता है, जो कॉम्पैक्टनेस में होता है, वो स्ट्रिक्टली इक्विवेलेंट होता है, बोथ कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड होता है। अब मैं एक स्टेटमेंट आपको बताता हूँ, एक मैं हेनरी बोरेल जनरलाइजेशन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये हेनरी के बारे में बता देते हैं, हेनरी भैया, नहीं हेनरी बोल रहे हैं, हीन बोरेल स्टेटमेंट का ध्यान रखिएगा। जो कम्पैक्ट होगा वो बोथ कंप्लीट होगा, टोटली बाउंडेड होगा, कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड होगा, तभी वो मैट्रिक स्पेस होगा। तब यहाँ पे स्टेटमेंट में हमको पकड़ना क्या है, केवल कम्पैक्ट में कंप्लीट और टोटली बाउंडेड। स्टेटमेंट पहला मिल गया है। एवरी कंट्राडिक्शन मैपिंग कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, मल्टीपल फिक्स पॉइंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सही दिया है स्टेटमेंट। जो टफ रहता है उसमें गलत किया है बिहार बोर्ड, उसको आप इग्नोर करिए। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आपको अगर लग रहा होगा कि कुछ अगर इधर उधर कुछ गड़बड़ है, कुछ स्टेटमेंट इधर है, सीधे आप एआई करके देख लीजिए, एक चीज़ गलत नहीं होने वाली। हाँ, कुछ अगर बोलते समय एक आध वर्ड अगर इधर उधर हो जाता है तो माफ़ करिएगा उसके लिए। बट मुझे देखिए यही चीज़ पढ़ानी है तो गलत का कोई सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है। रोज़ 3 क्लास मुझे लेनी होती है कॉलेज में, तो आपको गलत नहीं होगा, सब फैक्चुअल बढ़िया से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और इतना अच्छे से कोई नहीं सॉल्व कराएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। जो एफ जेड की वैल्यू दी है e⁻z-1। e⁻z में जेड की वैल्यू हम जहाँ आपको अगर पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़े होंगे तो सबसे पहले वैल्यू जान लीजिए। जेड इक्वल टू होता है 2n πi, ठीक है। तो बोला क्या है, हमें इसका निकालना है स्टेटमेंट कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर भी हमें लग रहा है गलत होगा, हम एक बार पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि आयोग भगवान जाने इसका फाइनल आंसर की क्या दिया था। देखिए होता क्या है, कोई डेरिवेटिव जो है उसको डिनोट मान लीजिए अगर e⁻z है, सीधे प्लग करिए क्या होल में, p इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या करना है 2n πi। जब हम z इक्वल टू 2n πi करेंगे तो 1/e⁻2n⁻i अब -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा क्या, इसको मैं साइड कर लेता हूँ, 1/1 मिलेगा अगर हम रिड्यूस टू 1 करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। एफ है जो पोल जेड अगर 2n π करते हैं रिड्यूस टू 1 और n बिलोंग्स टू जेड है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा, एक ही वैल्यू जेड की वैल्यू आप पुट कर दिएगा यहाँ पे, ठीक है। 2n πi मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बोलेंगे तो पढ़ा दूंगा डिटेल में, अगर ये आपको समझ में नहीं होगी, क्योंकि देखिए यहाँ प्रैक्टिस सेट है तो पूरा डिटेल में तो यहाँ बेसिक नहीं पढ़ा सकते, बट कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ जाए। अब 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट होमोमॉर्फिज्म। अब देखिए होमोमॉर्फिज्म के बारे में एक बात बता देते हैं आपको, इसके बारे में डिटेल बताते हैं। एक होता है टू वे मिरर, आप अगर बीएससी में पढ़े होंगे, 3rd ईयर में ग्रुप थियोरी पढ़ना है, कहीं कहीं 2nd ईयर में भी होता है। देखिए ये होमोमॉर्फिज्म इज ए बाइजेक्टिव बाई कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब होमोमॉर्फिज्म जो होता है वो बाइजेक्टिव बाई कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। बाई कंटिन्यूअस अगर आप पहली बार सुनने होंगे तो इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इन बोथ डायरेक्शन। इसको लिख देता हूँ, कंटिन्यूअस इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। देखिए बिकाउज करता क्या है, जो कंटिन्यूटी प्रिजर्व करता है टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, तो जो मैपिंग वर्क करेगा बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड वर्ड करेगा। तो मैं तो बोलूंगा कि सीधे आप याद कर लीजिए, होमोमॉर्फिज्म प्रिजर्व करता है बोथ ओपन एंड क्लोज सेट को, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और दोनों तो इसको बोलते हैं टू वे मिरर थियरी है, ये स्टेटमेंट ही एक तरह से देखे जाएंगे तो इसको आप याद रखिएगा। ये आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ए होमोमॉर्फिज्म इज ए बाइजेक्टिव, यहाँ लिख लेता हूँ, चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं। इसको मैं लॉक कर देता हूँ, ए होमोमॉर्फिज्म is a bijective bicontinuous function।
बोर्ड पे पढ़ाने की आदत है बट पीपीटी पे पढ़ाना पड़ रहा है। एग्जाम आपका सुन रहे हैं कि 8 सितंबर को होगा। जल्दी जल्दी मैं आपको खत्म कर देता हूँ। पूरा मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आज के लिए। इसके 2 घंटे बाद या कुछ घंटे बाद आपको सेकंड वीडियो मैं टॉप 10 करा दूंगा। टॉप 10 करा करा के ऐसे ही समझा दूंगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट याद रखिएगा, होमोमॉर्फिज्म प्रिजर्व बोथ ओपन एंड क्लोज सेट। तो ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज का, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जल्द अपलोड करते हैं। यह है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन इंटरवल 0 और 1 के बीच में। पहले चारों ऑप्शन देख लीजिए। साइन 1/x है, e की पावर -1/x स्क्वायर है, e की पावर cos x 1/x है। मतलब 3 तो आपका ट्रिगो फंक्शन दिया है। ठीक है, अब मैं इसको बता देता हूँ, आप पूरा समझिएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देखिए क्वेश्चन चुटकी में कर लेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन जो भी हैं इसको मैं लॉन्ग मेथड नहीं, आपको इतना शॉर्ट बता दूंगा कि सब कुछ आ जाएगा। फंक्शन अगर आपका 1/x है इनसाइड ट्रिगो फंक्शन में, अब ध्यान रखिएगा, थोड़ा लिख देता हूँ। फंक्शन विद 1/x इनसाइड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिख लीजिए। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो ऑप्शन दिया था ACD में, तो ऑसिलेट करेगा x टेंजिंग टू 0 पे। ठीक है, तो इसकी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये तीनों जो है आपका जो ट्रिगो फंक्शन है गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब आपका जो बचा ऑप्शन बी वाले में हम देख लेते हैं। बाकी 3 तो जो ट्रिगो फंक्शन है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सबको काट दीजिए, यही बचा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं x टेंजिंग टू 0 पे, तो आपको पता होना चाहिए जो -1/x स्क्वायर है, जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट आएगी। तो e की पावर माइनस जब इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई और फाइनाइट भी आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही कर लीजिएगा। चाहे तो देख लीजिए, यहाँ पे सी दिया है जो गड़बड़ है, पता नहीं ये कंडक्ट आंसर है ऑफिशियल आंसर है जो भी है, बट जो मैं बताता हूँ वही पढ़िएगा। ये टॉप 10 अभी था, इसके जस्ट बाद आपका सेकंड लेक्चर आने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा समझाऊंगा। इसको आप चाहे तो नोट्स बना लीजिए, जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए BSc की कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जो कि डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा के दे देता है, तो वही पढ़ना है और घबराने की जरूरत नहीं है। BSc MSc का मैथ चुटकियों में सॉल्व कराएंगे, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।